हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले व्याख्यान में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति थी तथा चतुर्वर्णों का परिचय दिया था। आज के जो व्याख्यान है उसमें हम उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए उस पर विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो जो सबसे प्रमुख परिवर्तन हमें नजर आता है वो है कि जो समाज में जो चार वर्ण थे वो पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गए थे और अब वर्णों में ऊंच नीच की जो भावना है वो व्याप्त हो गई, अर्थात अब वर्ण परिवर्तन असंभव हो गया। जहां ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण का आधार था वो कर्म था, जन्म नहीं था, लेकिन अब व्यक्ति जिस भी वर्ण में जन्म लेता था वो उस वर्ण का ही माना जाता था। वर्णों के अधिकार और कर्तव्यों को भी निर्धारित करके उनमें आपस में जो विभाजन है उसकी दीवार को मजबूती के साथ खड़ा करने का इस काल में प्रयास किया गया। साथ में ही विकसित समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप नए नए औद्योगिक और जो व्यवसायिक वर्ग है वो हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। ये जो वर्ग और व्यवसाय थे यही चल के आगे चलकर जातियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस काल की जो महत्वपूर्ण बात थी या महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो ये था कि अब हम एक चौथे वर्ण शूद्र वर्ग को पहली बार हम उसको अस्तित्व होते हुए देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि चारों वर्णों में से चारों वर्णों की ब्राह्मणों की स्थिति इस काल में कैसी थी, क्षत्रियों की कैसी थी, वैश्यों की कैसी थी और शूद्रों की उनकी स्थिति में किस तरह से परिवर्तन आया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्राह्मण वर्ग की। उत्तर वैदिक काल में जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है उसमें जो ब्राह्मण की जो स्थिति है वो सर्वश्रेष्ठता की सूचना हमको देती है और ब्राह्मणों ने अपने आप को इस भूमि पर भूदेवत्व की जो उपाधि है वो प्राप्त कर ली, अर्थात उसके रूप में वो प्रतिष्ठित हो गए। शतपथ ब्राह्मण में देवों और भूदेवों के लिए क्रमशः यज्ञ की आहुति और दक्षिणा की व्यवस्था देखने को मिलती है और जो पंचविश ब्राह्मण है उसमें ब्राह्मण के मुख को आहुति कहा गया है। साथ में ही जो एक और मुख्य परिवर्तन हमें देखने को मिलता है इस काल में ये कि जहां एक और ब्राह्मण अपने आप को भूमि का स्वामी कहने लग गया या भूदेवत्व कहने लग गया, वहीं अब ब्राह्मणों की हत्या को जघन्य अपराध माना जाने लगा। साथ में ही ब्राह्मण अब स्वयं को राजा के अधिकार क्षेत्र से अपने आप को बाहर मानने लग गए और वो जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो ब्राह्मण उसमें ये घोषणा कर देता था कि ब्राह्मणों के राजा सोम है, अर्थात ब्राह्मण अब अपने आप को राजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्वयं को मानने लग गए। साथ में ही अब इस काल में आकर जो अध्यापन का जो कार्य है वो ब्राह्मणों का विशेषाधिकार मान लिया गया। इस संदर्भ में जो निरुक्त है उनके विद्या सूक्त में कहा भी गया है कि विद्या ने ब्राह्मण के पास जाकर निवेदन किया कि वह उसकी निधि समझकर रक्षा करे। तो कहने का मतलब है कि इस काल में ब्राह्मणों ने जो प्रतिष्ठा है उसको स्थापित कर लिया था या उसमें वृद्धि हुई। जैसे कि देवापी और जो शांतनु का जो उदाहरण है वो यह संकेतित करता है कि प्रारंभ में पुरोहित का जो काम था वो उस पर ब्राह्मणों का विशेषाधिकार नहीं था, लेकिन अब पुरोहितों का कार्य उस पर ब्राह्मणों ने विशेषाधिकार उनका स्थापित हो गया। पुरोहित का कार्य राजा को प्रशासनिक और आध्यात्मिक विषयों में उचित परामर्श देना भी था और यह राजा के लिए भी अनिवार्य था कि यदि पुरोहित के बिना पुरोहित राजा के बिना रह सकता था लेकिन राजा पुरोहित के बिना नहीं रह सकता था। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण की स्थिति में इस काल में सबसे ज्यादा हमको परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
अब बात करते हैं क्षत्रियों की। युद्ध राजन्य का मुख्य काम था। राजन्य अर्थात क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय रथ और बाण से सुसज्जित रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा के अतिरिक्त जो क्षत्रिय वर्ण है उसके लिए राजन्य बांधव शब्द का हमें प्रयोग मिलता है। ब्राह्मण साहित्य में राजा की महत्ता और उसके अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित बहुत ज्यादा हमें वर्णन भी देखने को मिलता है। और राजा के लिए जहां सामान्यतः राजन या राजन शब्द मिलता है और कहीं कहीं उसे मात्र क्षत्रिय भी कहा गया है। तो ये जो क्षत्रिय शब्द है वो एक तरह से राजन का ही पर्यायवाची प्रतीत हुआ है। अगला जो वर्ण था वो था वैश्य वर्ण। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बाद वैश्य वर्ण का स्थान था और वैश्यों को भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के समान ही उपनयन का और वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था। ब्राह्मण और क्षत्रिय की तरह ये भी यज्ञ कर सकते थे। साथ में ही जैसे कि हमें तैत्तिरीय संहिता में पशुओं की कामना से वैश्य के यज्ञ करने की बात आती है, इसी ग्रंथ में मानव समाज में वैश्य का स्थान पशु समाज में गाय के समान बताया गया है और ये कहा गया है कि अन्य वर्ण उस पर जीविका के साधनों के लिए निर्भर करते हैं। इसका तात्पर्य कि समाज में उत्पादन कार्य वैश्य वर्ग का उत्तरदायित्व था। ऐत्रेय ब्राह्मण में वैश्य वर्ग को अन्य को कर देने वाला भी कहा गया है और अन्य वर्णों की जीविका का जो आधार था तथा इच्छा के अनुसार पराजित किए जाने योग्य वर्णित है। अगला जो वर्ण था वो शूद्र था और जो शूद्रों ने इस काल में अपनी उनके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि उनका अस्तित्व स्पष्ट रूप से इस काल में हो गया था। तो अब हम अगला जो बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर निष्कर्ष तौर पर कहा जाए तो जहां ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था एक भेदहीन सामाजिक संस्था के रूप में प्रकट होती है और जो ऋग्वेद में जो वर्ण थे वो गुण कर्म पर आधारित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्राय जन्म पर आधारित होकर वंशानुगत होने लग गए और धीरे धीरे जातियों का रूप में बदलने लग गए। और इसी तरह से हमें बहुत सारी जातियों का और उपजातियों का हमें धीरे धीरे इनका अलग अलग तरीके से उनका हमें उल्लेख मिलता है। ये जो परिवर्तन समाज में घटित हो रहा था उसके बहुत सारे हमको कारण नजर आ रहे हैं, जैसे कि आर्थिक विकास के साथ साथ नए नए व्यवसायों का उदय और अपने व्यवसाय में जो विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए उनका प्रयत्न होना उसको आवश्यक माना गया। यजुर्वेद और जो अर्थवेद है उसकी अनेक ऋचाओं में चारों वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में का हमें स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। जहां ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख सिर्फ एक ही बार पुरुष सूक्त में ही मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में वैश्य शब्द का भी उल्लेख पुरुष सूक्त में ही मिलता है और जगह ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख मिलता है वैश्य वर्ग के लिए, जिसका प्रयोग सामान्यतः प्रजाजन के लिए किया जाता था। क्षत्रिय के लिए ऋग्वेद में छत्र या राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ऋग्वेद में 3 ही वर्णों का हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्णीय व्यवस्था का विकास हो चुका था और वर्ण भेद की जो प्रवृत्ति है वो पूरी रूप से विकसित हो चुकी थी। अब हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक और जो सामाजिक क्षेत्र में भी जो चारों वर्ण थे उनमें स्पष्ट रूप से अब भेद नजर आने लगा। जैसे कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत धारण किए जाने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण को सूत का, क्षत्रिय को सन का, वैश्य को ऊन का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। साथ में ही सतपथ ब्राह्मण में जो चारों वर्ण हैं उनकी जो अंत्येष्टि कर्म होता है उसके लिए भी अलग अलग प्रकार की जो चिताएं हैं उनका नियम बनाए गए। तो कहने का मतलब है कि जो वर्ण भेद था वो धीरे धीरे समाज में उसकी खाई को बढ़ाने का प्रयास किया गया उत्तर वैदिक काल में। एक अंतर और हमें जो दृष्टिगोचर होता है वो ये है कि अब ब्राह्मणों में और जो क्षत्रिय हैं उनमें एक सामाजिक प्रतिद्वंद्विता इस युग में आरंभ हो जाती है, जिसका उल्लेख हमको वासनीय संहिता में मिलता है, जहां पर वासनीय संहिता में
क्षत्रियों का उल्लेख ब्राह्मणों से पहले किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी एक स्थान पर ब्राह्मण को क्षत्रिय से उच्च बताया गया है और दूसरे स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मण से उच्च बताया गया है। तो जो उत्तर वैदिक काल में अनेक जो क्षत्रिय राजा थे, जैसे कि पंचाल के प्रवहन जावाली, विदेह के राजा जनक, वो अपनी विद्वता के लिए और दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे और ब्राह्मण कुमार भी उनके पास शिक्षा ग्रहण करने जाता था। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों में और जो क्षत्रिय वर्ग था उसमें एक सामाजिक श्रेष्ठता के लिए उनमें आपस में प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई और हमें बहुत जगह जो उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य है उसमें क्षत्रिय जो वर्ग है वो अपनी श्रेष्ठता साबित करने में वो कहीं कहीं सफल होते हुए भी नजर दिखाई देते हैं। जहां तक तीसरे वर्ग वैश्य वर्ग की बात है तो तैत्तिरीय संहिता में वैश्य वर्ग के लिए उन्हें अन्नों उत्पत्ति और पशुपालन की उनके लिए चर्चा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वैश्य वर्ण को अनस्य बलीकृत अर्थात दूसरों को कर देने वाला कहा गया है, जो इस बात का संकेत करता है कि वैश्यों को ब्राह्मण और जो क्षत्रिय वर्ग था उनकी ही भांति उनको ऊंचा स्थान समाज में प्राप्त नहीं था। अब बात करते हैं कि एक जो बड़ा जो परिवर्तन हमें उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में मिलता है वो है कि अब विभिन्न व्यवसाय के लोग जातियों के रूप में संगठित होने लग गए, जैसे कि रथकार, सूत, तक्षण, करमार, कुंभकार, ये जो अलग अलग जो व्यवसाय करने वाले लोग थे अब उन्होंने अपने आप को जातियों के रूप में अपने आप को संगठित करना शुरू कर दिया। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण है वो उसने वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ग्रहण करना शुरू कर दिया था। और इसी काल में हमें जो उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य है उसमें जो शूद्रों की बहुत ही हीन स्थिति का भी हमको उल्लेख मिलता है, जैसे कि उनको शिक्षा अर्जन करने से और उनका उपनयन संस्कार करने से उनको पूरी तरह से उनको वंचित कर दिया गया। तो समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपनी प्रतिष्ठा में इस काल में वृद्धि की। वैश्य यद्यपि तीसरे दर्जे का रहा और शूद्र की स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट इस काल में देखने को मिलती है। लेकिन छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें हमें एक कथा मिलती है सत्यकाम जावाली की। जो सत्यकाम जावाली थे उनकी जो माता थी वो परिचारिका थी और उनके कुल का गोत्र का पता ही नहीं था। लेकिन जो ऋषि गौतम थे उन्होंने सत्यकाम को विद्या का अभ्यास करने के लिए स्वीकार कर लिया था और उनको विधिवत रूप से यज्ञोपवीत संस्कार करा के उन्हें अपना शिष्य बनाया था। तो अपनी विद्वता और क्षमता के बल पर कोई भी शूद्र समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का भी अधिकारी था। इसी प्रकार से हमको ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसके जो रचयिता थे महिदास, उनका बारे में ये पता चलता है कि वो किसी अज्ञात जो आचार्य की जो पत्नी थी इतरा, जो जिनको कि ये कहा जाता है कि जो इतरा थी वो शूद्र दासी थी, वो महिदास थे, वो उनके पुत्र थे और इसीलिए जो ऐत्रेय जो नाम से उनको जाना जाने लगा। तो कहने का मतलब है कि जो महिदास ने ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की थी जो कि एक शूद्र माता से उत्पन्न हुए थे। तो ये जो हमें एक दो घटनाओं का उल्लेख मिलता है वो ये हमें थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि शूद्र वर्ग भी अपनी विद्वता और क्षमता के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का अधिकारी है। तो अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जटिल से जटिल होती जा रही थी और उसका जो आधार था वो कर्म नहीं होकर जन्म हो गया था। शतपथ ब्राह्मण का भी कथन है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, जन्म से नहीं। अब हम बात करते हैं कि धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, महाकाव्यों में और बौद्ध और जैन साहित्य में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति थी या उसमें इन ग्रंथों में जो वैदिकोत्तर साहित्य है उनमें वर्ण व्यवस्था का किस प्रकार का हमें अस्तित्व देखने को मिलता है। तो इस काल तक आते आते जो चारों वर्ण थे उन्होंने अपनी अपनी स्थिति, उनके जो कार्य क्षेत्र थे या वो स्पष्ट हो गए थे, जैसे कि अध्ययन, यज्ञ, दान ये ब्राह्मणों का काम बता दिया गया। क्षत्रिय और वैश्यों के कर्तव्य भी निश्चित कर दिए गए।
जैसे कि ब्राह्मणों के लिए विशेषाधिकार हो गया कि अब वो अध्यापन कराएंगे, यज्ञ कराएंगे और दान ग्रहण करेंगे। प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रियों का विशेषाधिकार बता दिया गया। कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और मुद्रा का जो लेन देन है ये वैश्यों का विशेषाधिकार है। यहाँ यह भी हमें पता चलता है कि अध्ययन और यजन शूद्रों के लिए वर्जित थे। लेकिन हमें पुराण है, जैसे कि मार्कंडेय पुराण है, उसमें इस तरह का हमें उल्लेख मिलता है और उसमें जो शूद्रों के प्रति हमें काफी उदार दृष्टिकोण देखने को समाज का मिलता है। जो और वर्ण व्यवस्था का जो वितरण है अन्य पुराणों में भी हमको प्राप्त होता है। स्मृतियों में भी हमको वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है और सारे जो वर्ण हैं उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में हमें इन धर्म शास्त्रों के से भी जानकारी प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब था कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण भेद था वो अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया था और समाज में वर्णों ने अब जाति का रूप ग्रहण कर लिया था और चारों वर्णों ने अपने अपने कार्यों को नियत कर लिया कि इस वर्ण के लिए यह कार्य निश्चित है। तो इस तरह से समाज में वर्ण व्यवस्था अपना विकसित अवस्था में आ गई थी, या उसका थोड़ा सा ऐसा व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है जो कि जिसके कारण आगे चलकर ये जो व्यवस्था आ रही है उसी के कारण, इस वर्ण व्यवस्था के कारण ही जहां एक और जाति व्यवस्था का उदय हुआ वहीं पर समाज में धार्मिक क्रांति भी हो रही है, जिसको कि हम अपने अगले जो अध्याय हैं या जो अगले जो लेक्चर्स हैं, जो हमारे व्याख्यान होंगे उनमें अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।